एमपी में कांग्रेस की गुटबाजी और आपसी कला के कारण ही प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। आपसी खींचतान और गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा है, लेकिन फिर भी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी लंबे समय से चली आ रही है और कांग्रेस आलाकमान भी गुटबाजी को रोक नहीं पाए हैं। राज्य में 22 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेता एमपी उपचुनाव में पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कमलनाथ के सबसे नजदीकी नेता रहे जीतू पटवारी के बयान के बाद तो यही लग रहा है कि क्या जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वो किसान कर्ज माफी की शेष बची हुई प्रक्रिया को पूरा करें। उनकी इसी मांग के कारण प्रश्न उठ रहा है कि क्या उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार को स्वीकार कर लिया है। चुनाव से पहले अक्सर नेता किसानों को आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता न करें, उपचुनाव में जीत कर आने के बाद जब मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ की सरकार होगी तो हम कर्ज माफी की बाकी प्रक्रिया भी 10 दिन के अंदर पूरी कर देंगे। जीतू पटवारी का बयान कुछ इस तरह का आभास दिलाता है कि इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को शेष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है। उधर राज्य में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच भी घमासान मचा हुआ है। इससे भी कांग्रेस के दूसरे नेता आहत हैं और मान रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पर जंग छिड़ी हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के निशाने पर हैं। उद्धव ठाकरे को बचाने के लिए एक बार फिर उनके सबसे खास सांसद संजय राउत आगे आए हैं। उन्होंने राज्य में फैले कोरोना के लिए मोदी सरकार और केंद्र पर ठीकरा फोड़ा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि फरवरी में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गुजरात और बाद में मुंबई और दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार है। राउत ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल कुछ प्रतिनिधि बाद में दिल्ली और मुंबई में भी गए थे। राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉकडाउन को बिना किसी योजना के लागू किया गया, लेकिन अब इसे हटाने का जिम्मा राज्यों के सिर मढ़ दिया गया है। शिवसेना सांसद ने कहा कि विपक्षी पार्टी बीजेपी ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को गिराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन ये एमवीए के लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि इसका बना रहना 3 दलों की मजबूरी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में राउत ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गुजरात में कोरोना वायरस का प्रसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए आयोजित विशाल जनसमूह के कारण हुआ। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे कटघरे में हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी राज्य के हालात को लेकर कई बार उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं। इन सब से परे राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि सीएम उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र में कोरोना के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अब ध्यान भटकाने के लिए संजय राउत केंद्र पर ही आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना वायरस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। जिस दिल्ली को पूरे देश भर के लोगों ने मिलकर संवारा है, अब केजरीवाल चाहते हैं कि उन लोगों की एंट्री ही राज्य में न हो। केजरीवाल दिल्ली को दूसरा देश बनाने में लगे हैं। वो भूल गए हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ कोई आ सकता है और कोई जा सकता है। लेकिन अपनी घटिया सोच को उजागर करते हुए उन्होंने लोगों से घटिया राय मांगी है। इस कोरोना महामारी में केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज हो, यहाँ बॉर्डर के पार से लोग ही नहीं आए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बॉर्डर खोलने पर आम जनता से राय मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर खोल दिए तो देश भर से लोग इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। 2 कारणों से आते हैं। एक तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी हैं। दूसरा, लोग इसलिए दिल्ली आते हैं कि यहाँ सब कुछ मुफ्त है। जैसे कि हम बॉर्डर खोलेंगे, देश भर से लोग दिल्ली में इलाज के लिए आएंगे। जो 7,500 बेड रखे गए हैं, ये 2 दिन के अंदर भर जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि बॉर्डर खोल देना चाहिए। कुछ लोगों का सुझाव है कि कोरोना काल तक दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज हो। क्या किया जाना चाहिए? आपका सुझाव चाहिए। केजरीवाल ने ऐसे बेवकूफ वाले सुझाव लोगों से मांगे हैं, जबकि केजरीवाल खुद हरियाणा के रहने वाले हैं और सालों तक गाजियाबाद में रहे हैं। केजरीवाल बांटने वाली राजनीति पहले भी कर चुके हैं, जिस पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया था। सवाल है कि दिल्ली किसी के बाप की जागीर है क्या कि यहाँ कोई नहीं आ सकता है? ऐसे सवाल केजरीवाल से पूछने चाहिए।
महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग मामले को उद्धव सरकार भले ही दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस घटना के तह तक जाना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। घटना के 1.5 महीने बाद भी मुख्य आरोपी फरार है। मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव सरकार को निशाने पर लिया है। अमित शाह ने संत समुदाय को आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र के पालघर में हुई हत्या पर भारत सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी रहेगी। गृह मंत्री ने साफ किया है कि केंद्र केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि राज्य सरकार सहमति या सक्षम अदालत ऐसा करने का आदेश देती है। उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि साजिश के सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में हुई हत्या पर भारत सरकार मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी है। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। केस की अगर छानबीन नहीं होगी तो हाईकोर्ट जो फैसला करेगा हम कठोर कार्रवाई करेंगे। ये गंभीर मामला है, हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। इसके अलावा अमित शाह ने कोरोना पर भी राज्य सरकार को घेरा। अमित शाह ने आगे महाराष्ट्र में कोरोना केस के बेतहाशा बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार ने कोई पक्षपात नहीं किया है। पूरी तत्परता से हमने मदद की है। वहाँ स्थिति गंभीर है, ये आंकड़े बता रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हालांकि पालघर मामले पर जिस तरह से उद्धव सरकार का रुख है, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार जांच से पहले ही कितने लोगों को क्लीन चिट दे चुकी है। वहीं इस मामले में एनसीपी नेता के भी किसी करीबी का हाथ था, लेकिन अभी तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब अमित शाह के बयान से उद्धव सरकार पर जांच में तेजी लाने का दबाव जरूर बनेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब आर पार की लड़ाई चल रही है। सामने है कांग्रेस के 2 पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। पहले ही कमलनाथ सरकार गिराने में अहम सूत्रधार रहे दिग्विजय सिंह अब एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ से नाराज हो गए हैं। दोनों के बीच शुरू हो गई है वर्चस्व की लड़ाई। कमलनाथ पर गांधी परिवार का आशीर्वाद है। ऐसे में उनको लग रहा है कि राज्य में वही होगा जो वो चाहते हैं, जबकि दिग्गी राजा अपनी धुन में है। चर्चा है कि कई मुद्दों पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में सहमति नहीं बन पा रही है। उपचुनाव में टिकट वितरण की जिम्मेदारी कमलनाथ ने अपने हाथों में रखी है। वो हर सीट पर सर्वे करवा रहे हैं, साथ ही जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है। कांग्रेस छोड़कर गए कुछ बागियों की वापसी भी करवाने की तैयारी में है, लेकिन दिग्विजय और अजय सिंह का खेमा इसके विरोध में है। अजय सिंह ने तो कमलनाथ के सामने इस्तीफे की धमकी तक दे दी थी। इसके अलावा सरकार जाने के बाद से एमपी में कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। कमलनाथ चाहते हैं कि पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन नेता प्रतिपक्ष बने। बाला बच्चन शुरू से ही कमलनाथ के गुड बुक में है, जबकि दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बने। दोनों में अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले एमपी में सियासी हलचल के दौरान कांग्रेस की तरफ से फ्रंट पर बैटिंग दिग्विजय सिंह ही कर रहे थे। दिग्विजय बागियों को मनाने के लिए गुरुग्राम से बेंगलुरु तक एक किए हुए थे। विरोधियों के साथ साथ पार्टी के अंदर से दिग्विजय के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे थे। सरकार जाने के बाद कथित रूप से कमलनाथ ने कुछ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि दिग्विजय सिंह ये कहते रहे कि विधायक नहीं टूटेंगे और हमने उनकी बातों का भरोसा किया। एमपी कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि 15 साल बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी थी। गुटबाजी की वजह से 15 महीने में ही सरकार गिर गई और अब एक बार फिर उपचुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में ट्रेन चलाने को लेकर एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे 1 जून से शुरू हुए ट्रेनों के संचालन को लेकर तैयार नहीं थे और इस बात पर अड़े थे कि महाराष्ट्र से ट्रेन नहीं गुजरेगी, जबकि केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा ही। श्रमिक ट्रेनों के परिचालन को लेकर दोनों के बीच काफी तल्खी देखने को मिली। हालांकि देर रात ये मुद्दा सुलझ गया और सोमवार से ट्रेनें अपने तय शेड्यूल के हिसाब से ही स्टेशन से चल रही हैं। दरअसल रेलवे ने रविवार को कहा कि 200 स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही महाराष्ट्र ने इन सेवाओं के बारे में आपत्ति जाहिर की थी, जिसको लेकर पश्चिम रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी जाए और इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी किए जाएं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने खत में स्पष्ट किया है कि बड़ी संख्या में यात्रियों ने इन ट्रेनों के लिए बुकिंग की है।
ट्रेनें ऐन मौके पर कैंसिल हुई तो उन्हें असुविधा होगी। इसके साथ ही कई जगह कानून व्यवस्था की भी स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में ट्रेनों का संचालन जरूरी है। इनके संचालन की घोषणा 20 मई को ही की जा चुकी थी और 21 मई से बुकिंग शुरू हुई थी। हालांकि देर रात रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार लंबी परिचर्चा के बाद इस बात पर एकमत हुए हैं कि 1 जून से ट्रेनों का संचालन तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। दरअसल ट्रेनों के संचालन को लेकर टकराव इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि महाराष्ट्र ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया है और ट्रेन विमान के परिचालन को इस दौरान बंद रखने का फैसला किया है। दूसरी तरफ रेलवे ने 1 जून से 200 विशेष यात्री ट्रेनों को चलाने का फैसला किया था। बिहार में सियासी घमासान तेज होने वाली है। लालू यादव का कुनबा कोरोना और लॉकडाउन में चला था राजनीति करने, लेकिन नीतीश ने उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर ली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के 90 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बिहार एक बार फिर सियासी बवाल के लिए तैयार है। अगर राबड़ी और उनके पुत्र गिरफ्तार होते हैं तो ये आरजेडी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि सीएम नीतीश के निशाने पर लालू परिवार पहले से ही है और अब नीतीश को मौका भी मिल गया है चौका मारने का। दरअसल तेजस्वी तिहरे हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने गोपालगंज जाना चाहते थे। राबड़ी के आवास पर तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गोपालगंज की ओर मार्च करने के लिए कहा था, जिसे बीच में ही रोक दिया गया था और इन सभी लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इस हत्याकांड में सत्तारूढ़ जेडीयू के विधायक को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है, जबकि उनके भाई और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आरोप है कि इस मामले में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे को इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बचा रहे हैं। हालांकि अगर लालू का परिवार मामले में गिरफ्तार होता है तो बिहार में फिर बड़ा राजनीतिक बवाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।